हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी बुक में जो पाठ्यक्रम में प्रश्न दिए हैं सभी प्रकार के प्रश्नों पे आज हम सभी विचार करेंगे। आइए तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। यानी जो शब्द चित्र प्रेमचंद के बारे में कहा है उसका कौन सा पहलू आपके सामने उभर के आता है। देखिए आंसर इसका इस प्रकार है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं। पहला, प्रेमचंद का व्यक्तित्व बहुत ही सीधा साधा और उनके व्यक्तित्व में बिल्कुल दिखावा नहीं था। दूसरा है, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। कहा भी गया है हमें अहंकार नहीं करना चाहिए लेकिन अपने स्वाभिमान को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। किसी और की वस्तु मांगना उनके व्यक्तित्व के खिलाफ है। जैसे लेखक कहता है कि आप फोटो खिंचवाने के लिए किसी से जूते भी मांग सकते थे लेकिन आपने क्यों नहीं मांगा। लेकिन मांगना उनके व्यक्तित्व के खिलाफ था। उन्हें किसी भी चीज़ से समझौता करना बिल्कुल मंजूर नहीं था। चौथा है, ये परिस्थितियों के गुलाम नहीं थे। किसी भी परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करना इनके व्यक्तित्व की निशानी थी। तो मुंशी प्रेमचंद के ये विविध जो व्यक्तित्व के विविध पहलू थे जो निकल कर सामने आते हैं। प्रश्न संख्या 2 ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी इसमें कथन दिया है उस पर आपको सही और गलत है, यानी जो सही है उसके आगे सही लगाना है और जो गलत है उसके आगे क्रॉस कर देना है। सही कथन के आगे सही चिन्ह लगाना है। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने पांव में बड़ा छेद हो गया है जिससे उंगली बाहर निकल आई है। दूसरा प्रश्न है, लोग इत्र चिपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। और आगे है, यह तुम्हारी व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उस तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो इसका आंसर इस प्रकार है, बाएं पैर का जूता ठीक है मगर दाहिने में बड़ा छेद है, लेकिन ये गलत है। दाहिना पैर का जूता ही खराब है इसलिए ये गलत हुआ। लोग इत्र चिपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, बिल्कुल ये सही है ऑप्शन, ताकि खुशबू आ जाए। हौसले पस्त कर देती है, चैप्टर में आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हौसले बढ़ाती है इसलिए ये भी गलत है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे नहीं पैर की उंगलियों से इशारा करते हो, इसलिए ये भी गलत है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित आप जो व्यंग किया गया है उस व्यंग को स्पष्ट करना है। यानी क्या कमेंट किया गया है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूतों पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। पहला है, तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, हम पर्दे पे कुर्बान हो रहे हैं। तीसरा है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ नहीं पाँव की उंगली का इशारा करते हो। देखिए तीनों में व्यंग है, एक एक का आंसर जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है तथा टोपी मान मर्यादा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध और प्रतिष्ठित लोगों के आगे झुकना पड़ता है। टोपी को हमेशा झुकना पड़ता है जो इज्जत का प्रतीक है, इसलिए एक प्रकार से व्यंग किया गया है। पर्दे का महत्व तुम नहीं समझते, यहाँ पे इसका व्यंग है। यहाँ पर्दे के संबंध से भी इज्जत से है, जहाँ सब कुछ लोग अपनी इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इज्जत महत्वहीन लगती है। पर्दे का महत्व है। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते हैं कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करें, हाथ के महत्व को कम करें, इसलिए गलत व्यक्तियों के लिए पैर का संबोधन करते हैं और उसके महत्व के अनुसार उचित है। सठे साठे समाचरे, जो जैसा है उसके साथ व्यवहार करें। गलत चीज़ों के लिए, तुच्छ चीज़ों के लिए तुच्छ वस्तुओं से इंडिकेट करते हैं। पैर नीचे रहता है इसलिए वह अगर गलत कोई वस्तु है तो उसके लिए वह हाथ से नहीं, हाथ की उंगलियों, हाथ का महत्व कम नहीं करना चाहते हैं,
वो पैरों की उंगलियों का उपयोग करते हैं। अगला है, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने के लिए अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल यह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? आइए देखा जाए इसका आंसर। पहले लेखक प्रेमचंद के साधारण व्यक्ति को परिभाषित करना चाहता है कि खास समय में इतने साधारण हैं। खास समय यानी फोटो खिंचाना एक खास मुद्दा है, तो साधारण मौके पे इससे भी अधिक साधारण होंगे। परंतु फिर बाद में लेखक को लगता है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल अलग है। वह जैसे भीतर हैं वैसे बाहर लगते हैं। पहले तो लगता है कि खास मौके पे लोग, इनका ये वेश है तो बाकी समयों में तो और भी साधारण होगा, लेकिन कहते नहीं, ये दोहरी जिंदगी नहीं जीते हैं, बिल्कुल एक जैसे व्यक्तित्व के हैं। आपने ये व्यंग पढ़ा होगा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? स्पष्ट है कि लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। इस बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की जो विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पे व्यंग किया है। देखिए, बहुत से तरीके हैं। सच बड़ा कड़वा होता है, सच कहने से संगति छूट जाती है, लेकिन अगर साहित्यकार है तो साहित्यकार के पास शब्दों की कमी नहीं होती है, उदाहरणों की कमी नहीं होती है। हरशंकर परसाई एक सशक्त जो है व्यंग्यकार हैं। उन्होंने साहित्य के उन पहलुओं का सहारा लिया है जिससे व्यक्ति को बुरा भी न लगे, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समाज में हो रही दिखावे की प्रवृत्ति पे उन्होंने टिप्पणी किया है। प्रश्न संख्या 6 है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में इंगित करने के लिए किया गया है? पाठ में टीले शब्द का प्रयोग मार्ग की बाधा के रूप में किया गया है। प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के द्वारा समाज की बुराइयों को बाधा माना है, उसे हटाने का प्रयास किया है। ऐसा करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनकी तमाम कहानियों में मध्य वर्ग की समस्या और सामाजिक बुराइयों पर आधारित है। समाज में जो सोशल इविल है, जो समाज को खोखले दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। आज हमारा समाज बिल्कुल बदल रहा है। भारत का समाज जो कभी संगठित था, भारत का समाज एक मिसाल था, एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर था। अपने दुश्मन की अगर झोपड़ी में आग लग गई तो ग्राम समाज के लोग, ग्रामीण अंचल के लोग दौड़ के जाते थे, दुश्मनी भूल जाते हैं। लेकिन आज गांव हो या शहर, सब जगह परिवर्तन दिखाई देता है। इसीलिए एक विचारक ने कहा भी है कि आदमी के जहर का असर देखने अब गांव से सांप शहर जा रहे हैं। आदमी कम विषैला है और जो है आदमी ज्यादा विषैला है, सांप कम विषैले हो रहे हैं। अब सांपों को भी अपने जहर पे तरस आ रहा है, तो निश्चित तौर पे परिस्थितियां बदल रही हैं। प्रश्न संख्या 9 है, आए पाठ में आए हुए मुहावरों को छाटिए और उनका वाक्य प्रयोग करें। देखिए, बहुत सारे मुहावरे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 3 मुहावरे जो बहुत अधिक है उसको यहाँ पे इंगित किया है। अंगुली का इशारा, कुछ बताने के लिए कोशिश, मैं तुम्हारी अंगुली का इशारा खूब समझता हूँ। दूसरा है व्यंग मुस्कान, इसका अर्थ है मजाक उड़ाना, तुम व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ मत देखो। बाजू से निकलना यानी कठिन परिस्थितियों का सामना न करना, इस कठिन परिस्थिति में तुमने मेरा साथ छोड़कर बाजू से निकलना सही समझा। रास्ते पे खड़ा होना, बाधा पड़ना, तुम मेरी सफलता के रास्ते पे खड़े हो। ये था मुहावरे का। प्रश्न संख्या 10 है कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उसका सूची बनाएं। इसका उत्तर इस प्रकार है कि लेखक ने प्रेमचंद की विशेषताओं को प्रस्तुत करने के लिए कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। महान कथाकार, महान उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक। एक प्रश्न और भी इसमें छूटा है पेज नंबर 65 पे कि प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है, आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर व्यंग लिखें। जैसे चैप्टर में हरशंकर परसाई ने प्रेमचंद को आधार बनाया है, ऐसे आप भी किसी को आधार बना के एक व्यंग लिख सकते हैं। बिल्कुल,
कोई भी चर्चित व्यक्ति है जो साधारण है, जिनका वेशभूषा साधारण है लेकिन उनके विचार बड़े उच्च हैं, कोई भी, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दे दिया है, लेकिन इसके उत्तर भी, इसके अलावा भी आप किसी को भी बना सकते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, इसका उत्तर इस प्रकार है। महावीर प्रसाद एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं। जीवन भर इन्होंने सरस्वती की उपासना की। महावीर प्रसाद भी हिंदी के एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं। जीवन भर इन्होंने सरस्वती की उपासना की और इस कारण लक्ष्मी इनसे रूठी रही। कहा भी गया कि लक्ष्मी और सरस्वती में बहुत ही ज़्यादा बैर है। जहाँ पे सरस्वती होती हैं वहाँ पे लक्ष्मी नहीं होती हैं, और जहाँ पे लक्ष्मी बहुत ज्ञान है, बहुत ज़्यादा ज्ञानशील हैं, देखेंगे उनकी आर्थिक स्थिति कम होती है। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा कम है लेकिन धन की बारिश होती है। उल्लू का वाहन लक्ष्मी, उल्लू ही वाहन है, उल्लू है वाहन, उल्लू मूर्ख का प्रतीक है। तो निश्चित तौर पे दोनों में बड़ा विदेश रहा है। लेकिन जहाँ पे सरस्वती है, लक्ष्मी को भी आना पड़ता है कभी न कभी, लेकिन दोनों में बैर जरूर होता है। कहते हैं इन्होंने सरस्वती का पूजन किया, इस कारण लक्ष्मी रूठी रही। अगर थोड़ी सी पूजा लक्ष्मी की भी कर लेते तो क्या सरस्वती रुष्ट हो जाती? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लक्ष्मी के लिए समझौता कर लेना, मतलब हम बुरे कार्यों के लिए तैयार है, तो जहाँ अपवित्रता होगा माँ सरस्वती नहीं रहेंगी। धवल यानी वो धवल की प्रतीक है, उनका वाहन भी धवल है। स्वच्छता की, पवित्रता की, ईमानदारी की प्रतीक है माँ सरस्वती, रूठ जाएंगी। आपके अन्य मित्रों ने तो सफलता की सीढ़ी पार कर ली, परंतु आप भी थोड़े से पीछे रह गए। अगर आप थोड़ा सा मन लगाकर चलते तो अकेले नहीं रह जाते। आपकी दृष्टि में वेशभूषा लोगों की सोच में किस तरह परिवर्तन कर रहा है? देखिए, पहले के वेशभूषा का प्रयोग शरीर ढकने के उद्देश्य से किया जाता था। परिवर्तन समाज का नियम है, शाश्वत नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, सही कहा गया है। अगर हम परिवर्तन में अपने को परिवर्तित नहीं किए तो निश्चित तौर पे हम आउट ऑफ डेटेड हो जाएंगे। लेकिन इस बदलते समय के रूप ने वेशभूषा की परिभाषा बदल दिया है। आज की स्थिति ऐसी हो गई है, लोग फैशन के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, और दुकानदार भी कहते हैं, लिखा है स्टिकर, फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा बिल्कुल ना करें। लेकिन फैशन की इस दौड़ में परिवर्तन के साथ साथ स्वयं को न बदलने से समाज उसकी प्रतिष्ठा नहीं बनती है। समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए लोग आर्थिक क्षमता से इतर जाकर वेशभूषा का चुनाव करते हैं। हम ना चाहते हुए भी, हम चाहते हैं हमारा धोती कुर्ता में काम चल जाए, भारतीय वेशभूषा का, लेकिन हम चाह के भी नहीं पहन सकते क्योंकि समाज है हमारे इस चीज़ों का मूल्यांकन करता है। सबसे पहले हमारी वेशभूषा यानी वस्त्र, वाणी और बकुचा यानी वस्त्र से आपका आकलन करते हैं। फिर जैसे ही आप बोलना प्रारंभ करते हैं यानी वाणी से आपकी पहचान होती है, और फिर जो है आपके शारीरिक श्रेष्ठों के अलावा आपके पद की भी, पद प्रतिष्ठा जो और धन, ये तीन और भी फैक्टर हैं जिनसे व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। सबसे पहले लोग समाज में पूछते हैं आप किस पद पे कार्य करते हैं। जैसे आप कहेंगे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उस हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। फिर लोग आपसे अपेक्षा करेंगे आपके पास क्या क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टी आपने बनाया है। तो पद, प्रतिष्ठा और धन, लेकिन सबसे पहले समाज में पद की जो है खोज होती है, मांग होती है। तो इस प्रकार आपने इस पाठ के विविध प्रकार के प्रश्नों पर विचार किया। आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं, अपनी भाषाओं का भी प्रयोग करके। चैप्टर को आपने भली बात पढ़ा है। इस पाठ में जितने भी रचनात्मक या बोधात्मक या आपके ज्ञानात्मक जितने भी प्रकार के प्रश्न थे, सभी प्रकार के प्रश्नों पर विचार किया गया है। इसका PDF भी आपको मिलेगा, तो निश्चित ही आप इसका प्रश्न उत्तर को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगर सही ढंग से आप प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो निश्चित ही उसका सही मूल्यांकन होता है और आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। आशा है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर समझ गए होंगे। आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का
अर्जन करते रहें।